मैं आज आपसे उस देश के बारे में बात करने आया हूं जिसका नाम सुनते ही जहन में संघर्ष, तकनीक और धर्म की तस्वीरें उभर आती हैं। एक ऐसा देश जो अपनी जमीन के हर इंच के लिए लड़ा है, लेकिन जिसकी हर लड़ाई ने एक नया सवाल खड़ा किया है। मैं बात कर रहा हूं इजराइल की। 2025 में जब दुनिया एक नए दौर में कदम रख रही है, इजराइल अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अकेला पड़ता जा रहा है। उसके कदमों पर उठते सवाल अब सिर्फ पड़ोसी मुल्कों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की अदालत में उसकी नीतियां कटघरे में खड़ी हैं। ये वीडियो इजराइल की तारीफ या उसकी उपलब्धियों के बारे में नहीं है। ये उन कारणों को समझने की एक कोशिश है जिनकी वजह से आज दुनिया का एक बड़ा हिस्सा उससे नाराज है। हम किसी का पक्ष नहीं लेंगे, न ही कोई फैसला सुनाएंगे। हमारा मकसद सिर्फ उन आलोचनात्मक बिंदुओं को आपके सामने रखना है जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और डिप्लोमेटिक चर्चाओं का हिस्सा है। हम उन अंधेरे कोनों में झांकने की कोशिश करेंगे जिन्हें अक्सर तेज रोशनी में छिपा दिया जाता है। इस सफर में हम सिर्फ तथ्यों और रिपोर्ट्स का सहारा लेंगे। हम देखेंगे कि 2025 के मौजूदा हालात में वो कौन सी वजहें हैं जो इजराइल को एक विवादित देश बनाती हैं। ये कहानी जटिल है, परत दर परत इसमें कई सच्चाइयां छिपी हैं। मेरी कोशिश होगी कि मैं उन परतों को आपके सामने खोल सकूं ताकि आप खुद अपनी एक राय बना सकें। चलिए शुरू करते हैं इस पड़ताल को और समझते हैं कि आखिर इजराइल से दुनिया क्यों नाराज है। 2025 में भी गाजा का नाम सुनते ही एक अजीब सी सिहरन दौड़ जाती है। ये वो जगह है जिसे अक्सर दुनिया की सबसे बड़ी खुली जेल कहा जाता है। यहां इजराइल के सैन्य अभियान सिर्फ तारीखों में दर्ज नहीं होते, बल्कि हर घर की दीवारों पर लिखे जख्मों की तरह जिंदा रहते हैं। जब भी तनाव बढ़ता है, सैन्य कार्रवाई शुरू होती है और इसका सबसे भारी खामियाजा आम नागरिकों को भुगतना पड़ता है। आसमान से बरसते बम और जमीन पर चलती गोलियां हमास के लड़ाकों और आम फलस्तीनी में फर्क नहीं कर पाती। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स चीख चीख कर कहती हैं कि मरने वालों में बच्चों और औरतों की तादाद बहुत ज्यादा है, लेकिन हर बार सुरक्षा का हवाला देकर इन आवाजों को दबा दिया जाता है। इस सैन्य कार्रवाई का एक और भयानक चेहरा है मानवीय संकट। गाजा की सीमाओं पर इजराइल का सख्त नियंत्रण है। इसका मतलब है कि खाना, दवाइयां और रोजमर्रा की जरूरत की चीजें भी आसानी से अंदर नहीं पहुंच पाती। जब बमबारी होती है तो ये नाकाबंदी और कड़ी कर दी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय सहायता एजेंसियां बार बार गुहार लगाती हैं, कहती हैं कि उन्हें घायलों तक पहुंचने दिया जाए, भूखे बच्चों तक खाना पहुंचाने दिया जाए, लेकिन अक्सर उनकी गाड़ियां बॉर्डर पर हफ्तों खड़ी रहती हैं। ये एक ऐसी स्थिति है जहां एक पूरी आबादी को उसकी बुनियादी जरूरतों से महरूम कर दिया जाता है, और ये अंतर्राष्ट्रीय जगत में इजराइल की सबसे बड़ी आलोचना का कारण बनता है। दुनिया भर के देश, मानवाधिकार संगठन और यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र भी इन कार्रवाइयों की निंदा करते हैं। प्रस्ताव पास होते हैं, जांच की मांग उठती है, लेकिन जमीनी हकीकत नहीं बदलती। इजराइल का तर्क हमेशा एक ही होता है, अपनी सुरक्षा। वो कहता है कि ये सब हमास जैसे आतंकी संगठनों को रोकने के लिए जरूरी है। लेकिन दुनिया पूछती है कि क्या आतंकवाद से लड़ने की कीमत लाखों बेगुनाह लोगों की जिंदगी से वसूली जाएगी? क्या सुरक्षा के नाम पर एक पूरी पीढ़ी को भुखमरी, डर और नफरत के साये में जीने के लिए मजबूर करना जायज है? गाजा का ये दर्द 2025 में भी इजराइल के दामन पर एक ऐसा दागा है जिसे धो पाना नामुमकिन सा लगता है। ये कहानी सिर्फ बम और गोलियों की नहीं है, ये जमीन की कहानी है। वो जमीन जिसे फलस्तीनी अपना वतन कहते हैं और जिस पर इजराइल धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत करता जा रहा है। इसका सबसे बड़ा जरिया है ये यहूदी बस्तियां। 1967 के युद्ध के बाद कब्जे में लिए गए वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम में इन बस्तियों का निर्माण लगातार जारी है। ये देखने में किसी भी आधुनिक शहर की तरह लगती हैं। पक्के घर, हरी भरी सड़कें, स्कूल, अस्पताल, लेकिन इनका वजूद ही अंतर्राष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन है। दुनिया कहती है कि कब्जे वाली जमीन पर आप स्थायी निर्माण नहीं कर सकते, ये गैर कानूनी है, लेकिन इजराइल इन आवाजों को अनसुना कर देता है। इन बस्तियों का विस्तार सिर्फ जमीन पर कब्जा नहीं है, ये फलस्तीनियों की जिंदगी पर कब्जा है। हर नई बस्ती के लिए जमीन चाहिए होती है, और ये जमीन अक्सर उन फलस्तीनी किसानों से छीनी जाती है जिनके लिए खेती ही उनकी रोजी रोटी का एकमात्र जरिया है। उनके जैतून के बाग उजाड़ दिए जाते हैं, उनके घरों पर बुलडोजर चला दिए जाते हैं और उन्हें अपनी ही जमीन से बेदखल कर दिया जाता है। ये बस्तियां फलस्तीनी इलाकों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देती हैं, जिससे एक आजाद फलस्तीनी राज्य का सपना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ये एक ऐसा मकड़जाल है जिसमें फलस्तीनी समुदाय हर रोज और ज्यादा उलझता जा रहा है।
अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, जिसमें अमेरिका और यूरोप के कई देश भी शामिल हैं, इन बस्तियों को शांति के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा मानते हैं। संयुक्त राष्ट्र कई बार इनके खिलाफ प्रस्ताव पारित कर चुका है, लेकिन इजरायली सरकारें, चाहे वो किसी भी पार्टी की हों, इन बस्तियों के विस्तार को अपनी नीति का अहम हिस्सा मानती है। वो इसे अपनी ऐतिहासिक और धार्मिक जमीन पर वापसी के तौर पर देखती है। लेकिन दुनिया की नजर में ये एक पड़ोसी की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करने जैसा है, एक ऐसा कदम जो दो राष्ट्र समाधान की हर उम्मीद को दफन कर रहा है और इस संघर्ष की आग को लगातार हवा दे रहा है। जब एक ही जमीन पर रहने वाले दो समुदायों के लिए कानून और अधिकार अलग अलग हों, तो दुनिया उसे क्या नाम देगी? 2025 में इजराइल पर लगने वाला सबसे गंभीर आरोप यही है, रंगभेद यानी अपार्थाइड का। ये शब्द सुनते ही दक्षिण अफ्रीका की याद आती है, लेकिन दुनिया के कई बड़े मानवाधिकार संगठन जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच अब अपनी रिपोर्ट्स में इजराइल के लिए इसी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनका कहना है कि इजराइल फलस्तीनियों के खिलाफ एक ऐसी व्यवस्था चला रहा है जहां उन्हें व्यवस्थित तरीके से दबाया जाता है और उनके साथ दूसरे दर्जे के नागरिक जैसा बर्ताव होता है। इस भेदभाव का सबसे बड़ा उदाहरण है आवागमन की पाबंदियां। वेस्ट बैंक में रहने वाले एक फलस्तीनी के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाना भी एक बड़ी चुनौती है। हर जगह इजरायली सेना की चेक पॉइंट्स हैं, जहां उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ता है, अपमान सहना पड़ता है। वहीं उसी इलाके में रहने वाले यहूदी बस्तियों के लोग बिना किसी रोक टोक के कहीं भी आ जा सकते हैं। उनके लिए अलग और बेहतर सड़कें हैं। फलस्तीनियों को बिल्डिंग बनाने के लिए परमिट मिलना लगभग नामुमकिन है, जबकि यहूदी बस्तियों का विस्तार सरकार की मदद से होता है। पानी और बिजली जैसे बुनियादी संसाधनों का बंटवारा भी असमान है। ये भेदभाव सिर्फ कब्जे वाले इलाकों तक सीमित नहीं है। इजराइल के अंदर रहने वाले अरब नागरिकों को भी अक्सर भेदभाव का सामना करना पड़ता है। इजराइल का नेशन स्टेट लॉ कहता है कि देश में आत्मनिर्णय का अधिकार सिर्फ यहूदियों को है, जो अरब नागरिकों को हाशिए पर धकेल देता है। इन नीतियों के चलते फलस्तीनियों की जिंदगी मुश्किल और अपमानजनक बन गई है। इजराइल इन आरोपों को खारिज करता है और इन्हें अपनी सुरक्षा जरूरतों का हिस्सा बताता है। लेकिन दुनिया पूछ रही है कि क्या सुरक्षा के नाम पर एक पूरे समुदाय के बुनियादी मानवाधिकारों को कुचल देना जायज है? यही सवाल इजराइल को रंगभेद के गंभीर आरोपों के कटघरे में खड़ा करता है। इजराइल का संघर्ष सिर्फ फलस्तीन तक सीमित नहीं है। इसकी उत्तरी सीमा पर लेबनान है और वहां मौजूद हिजबुल्लाह उसके सबसे बड़े दुश्मनों में से एक है। 2025 में भी यह मोर्चा लगातार सुलग रहा है। दोनों के बीच तनाव अक्सर छोटे मोटे हमलों से शुरू होता है और देखते ही देखते एक बड़ी लड़ाई में तब्दील हो जाता है। इजराइल का कहना है कि वह अपनी उत्तरी सीमा को हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों से बचाने के लिए सैन्य कार्रवाई करता है। उसका लक्ष्य हिजबुल्लाह के ठिकानों, उसके हथियारों के जखीरे और उसके लड़ाकों को निशाना बनाना होता है। लेकिन इस लड़ाई की हकीकत कहीं ज्यादा जटिल और खौफनाक है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों और मानवाधिकार संगठनों की रिपोर्ट्स बताती हैं कि इजरायली हमलों में सिर्फ हिजबुल्लाह के ठिकाने ही तबाह नहीं होते। अक्सर रिहायशी इमारतें, अस्पताल, स्कूल और सड़कें भी निशाना बन जाती हैं। बिजली घर और पानी की सप्लाई लाइनों जैसे नागरिक बुनियादी ढांचों को नष्ट कर दिया जाता है। आलोचकों का कहना है कि यह एक सोची समझी रणनीति है, जिसका मकसद लेबनान की आम जनता पर दबाव बनाना है ताकि वो हिजबुल्लाह के खिलाफ हो जाए। लेकिन इसका नतीजा उल्टा होता है। आम नागरिकों की मौत और उनके घरों की तबाही से हिजबुल्लाह के लिए समर्थन और बढ़ जाता है और नफरत की खाई और गहरी हो जाती है। इस सैन्य कार्रवाई की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारी आलोचना होती है। इजराइल पर क्लस्टर बम जैसे प्रतिबंधित हथियारों के इस्तेमाल के आरोप लगते हैं, जो युद्ध के बाद भी सालों तक आम नागरिकों के लिए खतरा बने रहते हैं। दुनिया पूछती है कि क्या एक सशस्त्र समूह से लड़ने के लिए पूरे देश के नागरिक बुनियादी ढांचे को तबाह करना जायज है? क्या यह अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का उल्लंघन नहीं है? इजराइल अपनी सुरक्षा चिंताओं का हवाला देता है, लेकिन लेबनान में उसकी कार्रवाइयां उसे एक ऐसे देश के रूप में पेश करती हैं जो अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए बल का असंगत इस्तेमाल करने से नहीं हिचकिचाता। मध्य पूर्व की बिसात पर इजराइल का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक प्रतिद्वंद्वी है ईरान। इन दोनों देशों के बीच कोई सीधी जंग नहीं हो रही है, लेकिन पर्दे के पीछे एक छाया युद्ध यानी शैडो वॉर लगातार जारी है। यह एक ऐसी लड़ाई है जो जासूसी, गुप्त हमलों, साइबर वॉरफेयर और प्रॉक्सी सेनाओं के जरिए लड़ी जा रही है। 2025 में यह टकराव और भी ज्यादा तीखा हो गया है।
इजराइल पर ईरान के परमाणु कार्यक्रम को निशाना बनाने के आरोप लगते रहे हैं। ईरानी परमाणु वैज्ञानिकों की रहस्यमयी हत्याएं, परमाणु ठिकानों पर हुए विस्फोट और साइबर हमले, इन सब के पीछे इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद का हाथ होने का शक जताया जाता है। इजराइल कभी भी इन ऑपरेशनों की जिम्मेदारी सीधे तौर पर नहीं लेता, लेकिन उसके नेता अक्सर दबी जुबान में ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए कुछ भी करने की बात करते हैं। यह कुछ भी अक्सर सीरिया जैसे देशों में ईरानी ठिकानों पर हवाई हमले के रूप में सामने आता है। इजराइल का तर्क है कि ईरान उसके अस्तित्व के लिए खतरा है और वह उसे रोकने के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा। लेकिन आलोचकों का कहना है कि ये गुप्त हमले और हत्याएं अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है और ये पूरे क्षेत्र को एक बड़े युद्ध की आग में झोंक सकते हैं। यह छाया युद्ध सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि साइबर स्पेस में भी लड़ा जा रहा है। ईरान और इजराइल दोनों एक दूसरे के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों जैसे कि पावर ग्रिड, पानी की सप्लाई और सरकारी वेबसाइटों पर साइबर हमले करते रहे हैं। ये हमले लाखों आम नागरिकों की जिंदगी को प्रभावित कर सकते हैं। ईरान के साथ यह तनाव इजराइल की विदेश नीति का एक केंद्रीय स्तंभ है, लेकिन यही नीति उसे एक ऐसे आक्रामक देश के रूप में भी पेश करती है जो अपने पड़ोसियों के साथ शांति से रहने के बजाय टकराव का रास्ता चुनता है। ये क्षेत्रीय अस्थिरता को बढ़ाता है और इजराइल के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय नाराजगी का एक बड़ा कारण बनता है। एक वक्त था जब इजराइल को पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका का बिना शर्त समर्थन हासिल था, लेकिन 2025 तक आते आते इस तस्वीर में बड़ी दरारें आ चुकी हैं। इजराइल की आक्रामक नीतियां, खासकर फलस्तीनी इलाकों में बस्तियों का विस्तार और गाजा में सैन्य अभियान, अब उसके सबसे करीबी सहयोगियों को भी असहज कर रही है। दुनिया भर की राजधानियों से अब सिर्फ समर्थन की नहीं बल्कि आलोचना और चिंता की आवाजें भी उठ रही हैं। कई यूरोपीय देशों के साथ इजराइल के कूटनीतिक संबंधों में तनाव बढ़ा है। ये देश अब खुलकर इजरायली नीतियों की निंदा करते हैं और उसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करने की सलाह देते हैं। यह अलगाव सबसे ज्यादा संयुक्त राष्ट्र में दिखाई देता है। महासभा से लेकर सुरक्षा परिषद तक इजराइल के खिलाफ लगातार प्रस्ताव लाए जाते हैं। भले ही अमेरिका अक्सर अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करके इजराइल को बचा लेता है, लेकिन वोटिंग पैटर्न साफ दिखाता है कि दुनिया के ज्यादातर देश उसकी नीतियों के खिलाफ हैं। मानवाधिकार परिषद में इजराइल की कार्रवाइयों की जांच के लिए बार बार आयोग बनाए जाते हैं। यह कूटनीतिक घेराबंदी इजराइल की अंतर्राष्ट्रीय छवि को गहरा नुकसान पहुंचा रही है। उसे एक ऐसे देश के रूप में देखा जाने लगा है जो वैश्विक नियमों और संस्थाओं की परवाह नहीं करता। इस वैश्विक अलगाव का असर सिर्फ सरकारों तक सीमित नहीं है, दुनिया भर में आम लोगों के बीच भी इजराइल के खिलाफ माहौल बना है। विश्वविद्यालयों में, सोशल मीडिया पर और सड़कों पर होने वाले प्रदर्शनों में इजराइल का बहिष्कार करने की मांग उठती है। BDS यानी बॉयकॉट, डिवेस्टमेंट, सैंक्शंस जैसा आंदोलन मजबूत हो रहा है, जो लोगों से इजरायली सामानों का बहिष्कार करने और इजराइल में निवेश करने वाली कंपनियों से अपना पैसा निकालने की अपील करता है। यह बढ़ता हुआ जन विरोध इजराइल को एक ऐसे देश के रूप में पेश कर रहा है जो नैतिक रूप से अकेला पड़ता जा रहा है, और यह उसके लिए एक बड़ी चुनौती है। अंतर्राष्ट्रीय कानून में एक सिद्धांत है कि आप किसी एक व्यक्ति या समूह के अपराध की सजा पूरे समुदाय को नहीं दे सकते। इसे सामूहिक दंड कहते हैं और यह एक युद्ध अपराध माना जाता है। लेकिन 2025 में इजराइल पर यही आरोप सबसे ज्यादा लग रहा है, खासकर गाजा पट्टी के संदर्भ में। 2007 से इजराइल ने मिस्र के साथ मिलकर गाजा की जमीनी, हवाई और समुद्री नाकाबंदी कर रखी है। इजराइल का कहना है कि यह नाकाबंदी हमास तक हथियार पहुंचने से रोकने के लिए जरूरी है, लेकिन आलोचक कहते हैं कि यह 20 लाख से ज्यादा फलस्तीनियों को दी जाने वाली एक सामूहिक सजा है। इस नाकाबंदी ने गाजा की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। निर्यात लगभग बंद है और आयात पर सख्त पाबंदियां हैं। हजारों फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं और बेरोजगारी दर दुनिया में सबसे ज्यादा में से एक है। लोगों के पास काम नहीं है, पैसा नहीं है। मछुआरों को समुद्र में कुछ ही मील तक जाने की इजाजत है, जिससे उनकी रोजी रोटी छिन गई है। किसानों को अपनी उपज बाहर भेजने में मुश्किल होती है। ये एक ऐसी स्थिति है जिसने एक पूरी पीढ़ी को गरीबी और निराशा के अंधेरे में धकेल दिया है। मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि यह नाकाबंदी जानबूझकर एक मानवीय संकट पैदा करती है। सामूहिक दंड का एक और रूप है दंडात्मक गृह ध्वस्तीकरण। जब कोई फलस्तीनी इजरायली सेना या नागरिकों पर हमला करता है, तो इजरायली सेना अक्सर उसके परिवार के घर को बुलडोजर से गिरा देती है। तर्क दिया जाता है कि
कि इससे दूसरों को हमले करने से रोका जा सकेगा। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कानून इसे सामूहिक दंड का एक क्रूर रूप मानता है। एक व्यक्ति के किए की सजा उसके पूरे परिवार, जिसमें बच्चे और बूढ़े भी शामिल हैं, को बेघर करके क्यों दी जाए। ये नीतियां इजराइल को एक ऐसे देश के रूप में पेश करती हैं जो बदला लेने के लिए कानून की हदों को भी पार कर जाता है, और यही बात दुनिया की नाराजगी को और भड़काती है। किसी भी संघर्ष की सबसे भारी कीमत बच्चे चुकाते हैं। इजराइल फलस्तीन संघर्ष की कहानी भी इससे अलग नहीं है। 2025 में दुनिया का ध्यान इस बात पर है कि इस लड़ाई का फलस्तीनी बच्चों पर कितना भयानक असर पड़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र और सेव दी चिल्ड्रन जैसी संस्थाओं की रिपोर्ट्स दिल दहला देने वाले आंकड़े पेश करती हैं। गाजा पर होने वाले हवाई हमलों और वेस्ट बैंक में होने वाली सैन्य कार्रवाइयों में हर साल सैकड़ों फलस्तीनी बच्चे मारे जाते हैं या घायल होते हैं। ये बच्चे अक्सर अपने घरों में, स्कूलों में या खेलते हुए हिंसा का शिकार बन जाते हैं। उनकी तस्वीरें और कहानियां दुनिया भर में इजराइल के खिलाफ गुस्से को जन्म देती हैं। मौत और चोट के अलावा फलस्तीनी बच्चों को एक और हकीकत का सामना करना पड़ता है, हिरासत और सैन्य अदालतों का। इजराइल दुनिया का एकमात्र देश है जो व्यवस्थित रूप से बच्चों पर सैन्य अदालतों में मुकदमा चलाता है। हर साल सैकड़ों फलस्तीनी बच्चों, जिनकी उम्र कभी कभी 12 साल तक होती है, को इजरायली सेना द्वारा गिरफ्तार किया जाता है। उन पर अक्सर पत्थर फेंकने जैसे आरोप लगते हैं। मानवाधिकार समूहों का आरोप है कि इन बच्चों को रात में उनके घरों से उठाया जाता है, उनके साथ मारपीट की जाती है, उन्हें डराया धमकाया जाता है और बिना किसी वकील या माता पिता की मौजूदगी के उनसे पूछताछ की जाती है। इन बच्चों को अक्सर इजरायली जेलों में रखा जाता है, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है, जिसके तहत कब्जे वाले क्षेत्र के लोगों को कब्जा करने वाले देश की जमीन पर कैद नहीं किया जा सकता। इन अनुभवों का बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा और स्थायी प्रभाव पड़ता है। वे डर, चिंता और अवसाद का शिकार हो जाते हैं। जब दुनिया देखती है कि एक देश बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है, तो उसकी सारी दलीलें कमजोर पड़ जाती हैं। फलस्तीनी बच्चों के अधिकारों का यह उल्लंघन इजराइल की छवि पर एक ऐसा बदनुमा दाग है जो उसकी हर सफाई पर भारी पड़ता है। जब जमीन पर लड़ाई चल रही हो, तो सच्चाई की लड़ाई भी उतनी ही अहम हो जाती है। कौन क्या कह रहा है और किसकी आवाज को दबाया जा रहा है, यह संघर्ष का एक अहम मोर्चा है। 2025 में इजराइल पर यह आरोप लग रहा है कि वह मीडिया और प्रेस की स्वतंत्रता पर लगातार हमला कर रहा है, ताकि दुनिया तक सिर्फ वही कहानी पहुंचे जो वह सुनाना चाहता है। फलस्तीनी और अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों के लिए कब्जे वाले इलाकों में काम करना बेहद खतरनाक हो गया है। उन्हें अक्सर इजरायली सेना की तरफ से उत्पीड़न, धमकी और हिंसा का सामना करना पड़ता है। कई पत्रकारों को रिपोर्टिंग करते समय रबर की गोलियों, आंसू गैस और यहां तक कि असली गोलियों का भी निशाना बनाया गया है। शिरीन अबू अकलेह जैसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित पत्रकार की मौत ने दुनिया को झकझोर कर रख दिया था। जांच में सामने आया कि उन्हें इजरायली सेना की गोली लगी थी। इस तरह की घटनाएं एक ठंडा संदेश देती हैं, अगर आप यहां से रिपोर्टिंग करेंगे तो आपकी जान को खतरा है। इसके अलावा पत्रकारों के दफ्तरों पर छापे मारे जाते हैं, उनके उपकरण जब्त कर लिए जाते हैं और उन्हें काम करने से रोका जाता है। ये सब सच्चाई को दबाने की एक कोशिश के तौर पर देखा जाता है। आलोचना सिर्फ पत्रकारों पर हमलों तक सीमित नहीं है। इजराइल पर मीडिया कवरेज पर पाबंदियां लगाने के भी आरोप हैं। अक्सर विदेशी पत्रकारों को गाजा में घुसने की इजाजत नहीं दी जाती, खासकर सैन्य अभियानों के दौरान। सोशल मीडिया पर इजरायली नीतियों की आलोचना करने वाले फलस्तीनी कार्यकर्ताओं के अकाउंट्स को बंद करवाने के लिए सोशल मीडिया कंपनियों पर दबाव डाला जाता है। आलोचकों का कहना है कि यह सब एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, जिसका मकसद दुनिया को जमीनी हकीकत से दूर रखना है। जब सच की आवाज को दबाया जाता है, तो जुल्म की कहानियां अनकही रह जाती हैं, और यही बात दुनिया को इजराइल के खिलाफ और भी ज्यादा नाराज करती है। अंतर्राष्ट्रीय कानून युद्ध और संघर्ष के समय भी सभ्य व्यवहार के कुछ नियम तय करता है। ये नियम जेनेवा संधियों जैसे समझौतों में लिखे गए हैं, जिन पर दुनिया के लगभग सभी देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। इन कानूनों का मकसद आम नागरिकों की रक्षा करना और हिंसा को सीमित करना है। लेकिन 2025 में इजराइल पर यह गंभीर आरोप है कि वह इन कानूनों की व्यवस्थित रूप से अवहेलना करता है। उसकी सैन्य कार्रवाइयों में अक्सर ऐसे कदम उठाए जाते हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत युद्ध अपराध माना जा सकता है। इसका एक बड़ा उदाहरण है समानुपात का सिद्धांत।
यह सिद्धांत कहता है कि किसी सैन्य लक्ष्य पर हमला करते समय आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि उससे आम नागरिकों को होने वाला नुकसान उस सैन्य लाभ के मुकाबले बहुत ज्यादा न हो। लेकिन जब इजराइल घनी आबादी वाले इलाकों में बड़े बड़े बम गिराता है जिससे एक आतंकी को मारने के लिए दर्जनों नागरिक मारे जाते हैं, तो यह इस सिद्धांत का खुला उल्लंघन लगता है। इसी तरह अस्पतालों, स्कूलों और संयुक्त राष्ट्र की इमारतों जैसे सुरक्षित ठिकानों पर हमले करना भी अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है, लेकिन इजरायली हमलों में ऐसी इमारतें भी अक्सर निशाना बनती रही हैं। इसके अलावा घरों का ध्वस्तीकरण, जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की, जेनेवा संधि के तहत एक युद्ध अपराध है जब तक कि यह सैन्य अभियानों के लिए बिल्कुल जरूरी न हो। फलस्तीनी क्षेत्रों में यहूदी बस्तियों का निर्माण भी चौथी जेनेवा संधि का उल्लंघन है, जो कब्जा करने वाली शक्ति को अपनी आबादी को कब्जे वाले क्षेत्र में स्थानांतरित करने से रोकता है। जब कोई देश बार बार अंतर्राष्ट्रीय कानून के इन बुनियादी सिद्धांतों को नजरअंदाज करता है, तो वह वैश्विक समुदाय में अपनी विश्वसनीयता खो देता है। इजराइल का यह रवैया उसे एक ऐसे दुष्ट राज्य के रूप में पेश करता है जो खुद को कानून से ऊपर समझता है, और यह उसकी अंतर्राष्ट्रीय आलोचना का एक मुख्य कारण है। इजराइल खुद को मध्य पूर्व का एकमात्र लोकतंत्र कहता है, लेकिन आलोचक सवाल उठाते हैं कि यह लोकतंत्र किसके लिए है। 2025 में इजराइल के अंदर ही उसके अरब नागरिकों के साथ होने वाला भेदभाव दुनिया की नजर में आ चुका है। इजराइल की कुल आबादी का लगभग 20% हिस्सा अरब नागरिक हैं। ये वो फलस्तीनी हैं जो 1948 के युद्ध के बाद अपनी जमीन पर ही रह गए और इजराइल के नागरिक बन गए। कानूनी तौर पर उन्हें बराबर अधिकार हासिल हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी कहती है। उन्हें जीवन के हर क्षेत्र में भेदभाव का सामना करना पड़ता है। इसका सबसे बड़ा प्रतीक है 2018 में पारित किया गया नेशन स्टेट लॉ। यह कानून इजराइल को यहूदी लोगों का राष्ट्र राज्य घोषित करता है और कहता है कि देश में राष्ट्रीय आत्मनिर्णय का अधिकार केवल यहूदियों को है। यह अरबी भाषा का दर्जा आधिकारिक भाषा से घटाकर विशेष दर्जा कर देता है। आलोचकों का कहना है कि यह कानून गैर यहूदी नागरिकों को संवैधानिक रूप से दूसरे दर्जे का बना देता है। यह उस भेदभाव को संस्थागत रूप देता है जो पहले से ही समाज में मौजूद था। अरब नागरिकों के कस्बों और शहरों को यहूदी शहरों के मुकाबले बहुत कम सरकारी फंडिंग मिलती है, जिससे वहां स्कूल, सड़कें और स्वास्थ्य सेवाएं बदतर हालत में हैं। भेदभाव जमीन और आवास के मामलों में भी साफ दिखाई देता है। अरब नागरिकों के लिए नए घर बनाने की अनुमति लेना लगभग नामुमकिन है, जिससे उनके इलाकों में भीड़-भाड़ और आवास का संकट पैदा हो गया है। वहीं दूसरी ओर यहूदी समुदायों के विस्तार के लिए सरकारें जमीन और संसाधन मुहैया कराती हैं। पुलिस का व्यवहार भी अरब नागरिकों के प्रति ज्यादा सख्त होता है। जब एक देश अपने ही नागरिकों के बीच उनकी जातीयता और धर्म के आधार पर फर्क करता है, तो उसके लोकतंत्र के दावों पर सवाल उठना लाजमी है। यह आंतरिक भेदभाव इजराइल की उस छवि को तोड़ता है जो वह दुनिया के सामने पेश करना चाहता है। इजराइल और फलस्तीन के बीच का संघर्ष सिर्फ जमीन, धर्म या राजनीति का नहीं है, यह पानी जैसे कीमती प्राकृतिक संसाधनों का भी है। मध्य पूर्व एक सूखाग्रस्त इलाका है और यहाँ पानी सोने से कम नहीं है। 2025 में इजराइल पर यह गंभीर आरोप है कि वह इस क्षेत्र के पानी के संसाधनों पर अन्यायपूर्ण तरीके से नियंत्रण रखता है और उनका अपने फायदे के लिए दोहन करता है, जबकि फलस्तीनियों को पानी की भारी किल्लत का सामना करना पड़ता है। वेस्ट बैंक के नीचे मौजूद ज्यादातर भूमिगत जल स्रोतों पर इजराइल का कब्जा है। एक संयुक्त जल समिति है जो पानी के बंटवारे को देखती है, लेकिन उसमें इजराइल को वीटो पावर हासिल है। इसका नतीजा यह है कि इजरायली बस्तियों में रहने वालों को 24 घंटे पानी मिलता है, जिसका इस्तेमाल वे स्विमिंग पूल और हरे भरे लॉन के लिए भी करते हैं। वहीं कुछ ही दूरी पर बसे फलस्तीनी गांवों में हफ्तों तक नलों में पानी नहीं आता। उन्हें महंगे पानी के टैंकरों पर निर्भर रहना पड़ता है। गाजा में स्थिति और भी बदतर है, जहां 97% पानी पीने लायक नहीं है। नाकाबंदी और बार बार होने वाले हमलों ने वहां के जल शोधन संयंत्रों को तबाह कर दिया है, जिससे एक गंभीर स्वास्थ्य संकट पैदा हो गया है। संसाधनों के इस असमान बंटवारे का पर्यावरण पर भी विनाशकारी प्रभाव पड़ रहा है। पानी की कमी के कारण फलस्तीनी कृषि भूमि बंजर होती जा रही है। दूसरी ओर गाजा से निकलने वाला अनुपचारित सीवेज भूमध्य सागर में बहता है, जिससे न केवल गाजा के तट बल्कि इजराइल के तट भी प्रदूषित होते हैं। मृत सागर, जो एक प्राकृतिक अजूबा है,
पानी के अत्यधिक दोहन के कारण तेजी से सिकुड़ रहा है। जब दुनिया जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय न्याय की बात कर रही है, तब इजराइल की ये नीतियां उसे एक ऐसे देश के रूप में पेश करती हैं जो न केवल मानवाधिकारों बल्कि पर्यावरण के प्रति भी अपनी जिम्मेदारियों को नजरअंदाज कर रहा है। तो ये थीं वो कुछ बड़ी वजहें जिनकी बिना पर 2025 में दुनिया इजराइल की आलोचना कर रही है। हमने गाजा के मानवीय संकट से लेकर अंतर्राष्ट्रीय कानून की अवहेलना तक हर पहलू को समझने की कोशिश की। ये एक बहुत ही जटिल और भावनात्मक मुद्दा है जिसमें हर पक्ष की अपनी कहानी और अपनी दलीलें हैं। इजराइल का पक्ष हमेशा यही रहा है कि उसकी सभी नीतियां और कार्रवाइयां उसकी सुरक्षा के लिए जरूरी हैं। वो एक ऐसे पड़ोस में रहता है जहां उसके अस्तित्व को लगातार चुनौती दी जाती है और इसलिए उसे सख्त कदम उठाने पड़ते हैं। लेकिन सवाल यह है कि सुरक्षा की कीमत क्या होनी चाहिए? क्या सुरक्षा के नाम पर मानवाधिकारों का हनन, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन और एक पूरे समुदाय को हाशिए पर धकेलना जायज ठहराया जा सकता है? यही वो सवाल हैं जो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर गूंज रहे हैं और जिनकी वजह से इजराइल की नीतियां आज पहले से कहीं ज्यादा जांच के दायरे में हैं। दुनिया भर की सरकारें, मानवाधिकार संगठन और आम नागरिक अब इन आलोचनाओं को गंभीरता से ले रहे हैं। इजराइल आज एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां उसे यह तय करना होगा कि क्या वह इसी रास्ते पर चलता रहेगा या अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करेगा। इस वीडियो का मकसद किसी को सही या गलत ठहराना नहीं था, बल्कि आपको जानकारी के उन पहलुओं से रूबरू कराना था जिन पर अक्सर बात नहीं होती। सच्चाई की कोई एक परत नहीं होती और हर कहानी के कई पहलू होते हैं। हमने सिर्फ एक पहलू को उजागर करने की कोशिश की है। अगर आप इनमें से किसी भी बिंदु पर और गहराई से जानकारी चाहते हैं या किसी और विषय पर बात करना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है।